नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं ऑटोमोटिव और ये आज हमारा ऑटोमोटिव फर्स्ट यूनिट का सेशन थर्ड का चैप्टर है, जिसमें हमें कुछ इंजन से संबंधित टर्मिनोलॉजी या टर्म के बारे में जानना है और उन्हें समझना है। जैसे कि हम देखें, शुरुआत करते हैं हम। ये देखिए लिखा है इसमें टेक्निकल टर्म यूज्ड इन इंजन। देखिए इंजन के से रिलेटेड कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। A number of the basic terms are used to describe and compare engine. A few commonly used terms are described here. तो सबसे पहला जो टर्म है हमारा, ये लिखा है टॉप डेड सेंटर TDC. This refer to the position of the crankshaft when the piston is in its topmost position, that is the position closed to the cylinder head. अच्छा, सेकंड इसका है बॉटम डेड सेंटर, बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा होता है। द रिफर टू द पोजिशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट व्हेन द पिस्टन इज इन इट्स लोवेस्ट पोजिशन, दैट इज द पोजिशन फर्दरेस्ट फ्रॉम द सिलेंडर हेड। अब हम सबसे पहले दो चीजें देखेंगे, पहला है TDC और दूसरा है BDC। तो इसके लिए हम एक फिगर लेके चलते हैं, ये वीडियो देखेंगे इसके लिए हम। जैसे कि हम इस फिगर में समझेंगे कि TDC क्या होता है और BDC क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब पिस्टन देखिए सबसे ऊपर या यहाँ तक जो इसकी कंडीशन है, पिस्टन इतने से ऊपर नहीं जाता है, ये जिस स्थान तक ऊपर तक जाता है ये टॉप कंडीशन है इसकी। तो ऐसी स्थिति में पिस्टन के लिए हम कहेंगे यह अपने टॉप डेड सेंटर पर है। इसी को TDC कहा जाता है क्योंकि पिस्टन इतने से ऊपर मूव नहीं करता। अब इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है कि जब पिस्टन नीचे की ओर जाता है, तो ध्यान से हम इस वीडियो को देखेंगे। देखिए जैसे ये जरा सा मूवमेंट किया है इसने, जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं पिस्टन अपने लास्ट मूवमेंट पर है। अगर पिस्टन इतने से नीचे नहीं जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि पिस्टन अपने BDC पर है या बॉटम डेड सेंटर पर होता है। इसी के लिए हम BDC कहते हैं। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि BDC क्या होता है और TDC क्या होता है। एक बार और, BDC मतलब बॉटम डेड सेंटर, अर्थात पिस्टन जो अपने लास्ट या नीचे बॉटम में जहां तक जाता है वह उसका बॉटम डेड सेंटर होता है, और टॉप में जहां तक पिस्टन मूव करता है उसका TDC कहलाता है। और यह क्रैंक के माध्यम से ऊपर जाता है और क्रैंक की स्थिति के माध्यम से ही यह नीचे जाता है, क्योंकि क्रैंक लगातार इसके साथ मूवमेंट करती है या मोशन करती है। हम आगे देखेंगे अगला। इसके बाद में आ जाता है बोर। बोर, स्ट्रोक, क्लियरेंस वॉल्यूम और पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, ये चार चीजें हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे कि डायमीटर, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, बोर की पढ़ेंगे। तो डायमीटर ऑफ द इंजन सिलेंडर इज रिफर्ड टू अस द बोर, अर्थात जितना भी सिलेंडर का डायमीटर होता है वह उसका बोर कहलाता है। स्ट्रोक, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन, जितना पिस्टन TDC से BDC में टोटल मूव करता है या जो मूवमेंट उसका होता है वह कहलाता है इसका स्ट्रोक। चाहे TDC टू BDC जाए या BDC से TDC, दोनों कंडीशन में हम इसको स्ट्रोक ही बोलेंगे। अगला है क्लियरेंस वॉल्यूम। ये कंडीशन, यह एक खाली जगह होती है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एबव द पिस्टन when it is in
the TDC position is referred to the clearance volume। अगला है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा इसके लिए हम पहले देख लें, फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं। एक बार फिर से हम फिगर पर जाएंगे दोबारा। तो सबसे पहली कंडीशन है बोर। देखिए जहां ये पिस्टन मूव कर रहा है, तो आप हमारा कर्सर देखिएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक सिलेंडर का आकार होता है। सिलेंडर का आकार समझ रहे होंगे, ग्लास होता है जिसका अप एंड डाउन डायमीटर एक जैसा होता है। तो जब आप किसी खाली चीज को लेंगे तो आपको उसका एक डायमीटर जरूर मिलेगा सिलेंडर का। तो ये सिलेंडर, या फिर हम अब सीधा सीधा बोल रहे हैं आपके लिए कि कोई अपनी भाषा में पाइप का छोटा सा टुकड़ा। तो पाइप के छोटे से टुकड़े का जो इनर डायमीटर होता है, मतलब अंदर का जो व्यास होता है, ये वाला व्यास, तो इसको कहा जाता है बोर। जैसे कि आप माउस के कर्सर को देख पा रहे होंगे, जहां तक हम मूव कर रहे हैं, ये इसका बोर है, यहां से यहां तक। अब आता है इसके बाद में, बोर के बाद स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? देखिए, स्ट्रोक होता है पिस्टन के मोशन करने की टोटल लेंथ। जैसे कि पिस्टन ऊपर से जो नीचे तक आता है, कितना मूव कर रहा है, ये इसका स्ट्रोक कहलाएगा। अब चाहे वह है नीचे से ऊपर की ओर जाए या ऊपर से नीचे की ओर जाए, दोनों स्थिति में से हम बोर बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। जैसे कि आप लोग, हमें आशा है कि समझ पा रहे होंगे। अगला होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो क्लियरेंस वॉल्यूम एक बार देखेंगे हम। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिस्टन टीडीसी पर है। टीडीसी की कंडीशन में ही क्लियरेंस वॉल्यूम निकाला जाता है। अब ये इनलेट वाल्व है और ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो इन बॉलों, और ये स्पार्क प्लग है। बॉल के बाद पिस्टन के बीच जो ये खाली जगह बचती है, ये वाली खाली जगह, इसके लिए बोलते हैं हम क्लियरेंस वॉल्यूम। ये हमारे इंजन का क्लियरेंस वॉल्यूम होता है, क्योंकि यह कुछ दहन प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। जब आप पिस्टन के लिए कंप्रेस करते हैं, मतलब कंप्रेशन चलता है, क्योंकि इसमें फ्यूल और एयर का कंप्रेशन किया जाता है, तो अब इसी क्लियरेंस वॉल्यूम में जाके रुकता है और स्पार्क प्लग के माध्यम से इसमें चिंगारी मिलती है और जाके ये ब्लास्ट करता है, तब जाके पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा। इसलिए क्लियरेंस वॉल्यूम का होना बहुत आवश्यक होता है। अर्थात ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगला है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। देखिए, दिस इज द वॉल्यूम स्वेप्ट व्हाई द पिस्टन इज मूव फ्रॉम TDC to BDC. This is also called swept volume. If D is the cylinder bore and S the stroke, the piston displacement Vs is given by। तो देखिए, यह एक प्रकार का, हम सीधा सीधा अगर आपको समझाएं और आप समझ सकें, तो एक प्रकार का यह सिलेंडर का वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम कितना होता है, हमें इसमें सिर्फ स्ट्रोक लेंथ का ध्यान रखना पड़ता है। जितने में स्ट्रोक होता है वही वॉल्यूम हमें निकालना है। इस तरीके से अगर आप इसको निकालेंगे तो आप सीधा सीधा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। यह ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो एक बार और हम इसको अच्छे से मूव करेंगे और देखेंगे। देखिए, अगर मान के चलें पिस्टन अपने BDC पर होता, समझने के लिए एग्जाम्पल लेके चल रहा मैं।
यदि पिस्टन अपनी बीडीसी पर है, मतलब बॉटम डेड सेंटर, इतने से नीचे तो पिस्टन जाएगा नहीं। अगर हम इसमें पानी भर दें, पानी भरें और पानी के भरने के बाद जब पिस्टन ये टीडीसी पर पहुंच जाए, तो जितने पानी को यह हटाता है तो हम कह सकते हैं यह इसका स्वेप्ट वॉल्यूम है, या फिर जो हमने VS से डिनोटेड किया है वही है। एक बार अपनी थ्योरी में समझ लें, यह है पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, इसी के लिए हम बोलते हैं VS से डिनोटेट करते हैं। हो सकता है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है आप लोगों से। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं हम अगला। आगे है इंजन कैपेसिटी। दिस इज द टोटल पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द ऑल सिलेंडर if n is the number of the cylinder, Vs is the piston displacement engine। देखिए इंजन की कैपेसिटी से मतलब है कि टोटल जो इंजन बनाया गया है उसमें कितने सिलेंडर लगे हैं और उसका Vs कितना, एक सिलेंडर का Vs कितना होता है। यदि हम इसको पता है तो हम उसमें सिलेंडर से इनटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें इंजन की कैपेसिटी का पता निकालना है। और हम भली भांति इस चीज को जानते हैं कि कई बार हमने देखा है कि कई मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं, किसी में 2 सिलेंडर हैं, किसी में 4 सिलेंडर होते हैं, किसी में 8, और अलग अलग तरीके से हमने इसको देखा है। तो इंजन की कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक पिस्टन डिस्प्लेसमेंट कितना है और सभी सिलेंडर का कितना होगा, या फिर जितनी संख्या उसका हम इंटू कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास में ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, BD बराबर VS इंटू N। अब बाकी आपके पास में फॉर्मूला पिस्टन डिस्प्लेसमेंट का भी दिया गया है, आप लोग भली भांति समझ पा रहे होंगे। अगला है कंप्रेशन रेशियो। दिस इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द चेंज इन द इंजन इज कंप्रेस्ड। दिस इज कैलकुलेट एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एबव the piston at BDC to the volume above the piston TDC if by compression ratio। then देखिए VS मतलब हो जाता है अपना VS हो जाएगा पिस्टन डिस्प्लेसमेंट और VC हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द क्लियरेंस। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें कंप्रेशन रेशियो निकालना पड़ता है। जब पिस्टन TDC पर हो और पिस्टन BDC पर हो तो इन दोनों के रेशियो को हम पहले जोड़ते हैं, फिर क्लियरेंस से हम इसको का रेशियो निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें Y बराबर कंप्रेशन रेशियो पता चल जाता है। तो देखिए पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो और आर अबाउट 8 to 9.51 रेशियो होता है, जबकि whereas the diesel engine these vary from 16 to 22। ये डीजल के लिए है, तो पेट्रोल का कम होता है जबकि डीजल का ज्यादा होता है। अगला देखते हैं हम पावर। इट इज द वर्क डन इज गिवन बाय गिवन पीरियड ऑफ टाइम डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेजर टाइम विदाउट रिक्वायर्ड मोर पावर। जितने हमें इट इज द वर्क डन गिवन पीरियड, एक निश्चित टाइम में हमें जितना वर्क डन आउटपुट प्राप्त होता है, काम किया जाता है, वह उसकी शक्ति है। डूइंग द सेम अमाउंट ऑफ द वर्क इन अ लेजर टाइम वुड रिक्वायर्ड मोर पावर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जितना हमें एक निश्चित समय में कार्य प्राप्त होता है और हमें जितने की आवश्यकता होती है वह इसका पावर है, और जितने हम इसके इंक्रीज कर पाते हैं। अगला है हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर की जो स्पेशल एक डेफिनेशन दी गई है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू
एक घोड़े की शक्ति को मापने का यह एक मापदंड दिया गया है, कितना होता है, अगर 4500 किलोग्राम का वजन 1 मीटर मूव किया जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो यह 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है ऑफ वर्क इन 1 मिनट, यदि यह 1 मिनट में पूरा किया जाता है। अगला है इंडिकेट हॉर्स पावर। द पावर डेवलप्ड विथ द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। देखिए, हम भली भांति जानते हैं और अच्छे से पता है कि जब भी सिलेंडर में पेट्रोल दहन या फिर डीजल का दहन होता है तो पिस्टन के ऊपर जितना पावर या जितनी ऊर्जा या शक्ति के महसूस की जाती है वो कहलाती है इंडिकेटेड पावर। जबकि ऐसा हमें आउटपुट में प्राप्त इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि थोड़ी एनर्जी क्रैंक में और अन्य चीज़ों में बढ़ जाती है। इसके बाद में आता है ब्रेक हॉर्स पावर। दिस इज द एक्चुअल पावर डिलीवर्ड एट द क्रैंक शाफ्ट। देखिए, ब्रेक हॉर्स पावर वो कहलाता है, ब्रेक हॉर्स पावर जब इंजन से या क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से हमें जितनी ऊर्जा या जितनी शक्ति प्राप्त होती है वो कहलाता है ब्रेक हॉर्स पावर। जबकि इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहलाता है जितना पिस्टन पर ऊर्जा प्राप्त होती है। ब्रेक हॉर्स पावर वो होता है जब इंजन चलने लगे और क्रैंक शाफ्ट के माध्यम से हम जितनी ऊर्जा को प्राप्त कर पाते हैं वही ब्रेक हॉर्स पावर कहलाता है, क्योंकि अन्य छोटे छोटे मैकेनिज्म होते हैं उनको भी मूव करना पड़ता है, उनको भी मोशन देना पड़ता है, तो लगातार इस तरीके से ऊर्जा का क्षय होता है और हमें इंडिकेटेड पावर की तुलना में ब्रेक पावर बहुत कम प्राप्त होता है, बहुत कम नहीं, थोड़ा कम प्राप्त होता है। आगे आता है फ्रैक्शन हॉर्स पावर। दिस इज द पावर ड्यू टू लॉस। देखिए, ये वही फ्रैक्शन हॉर्स पावर है जो हमें अन्य मूवमेंट या फ्रिक्शन के द्वारा और अन्य चीजों में जितना लॉस हो जाता है या जितना फालतू खर्च हो जाता है वो कहलाता है फ्रैक्शन हॉर्स पावर। दिस इज द पावर लॉस्ट ड्यू टू फ्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट मैचिंग कंपोनेंट, या फिर जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं उनके द्वारा जो पावर का लॉस होता है उससे के बाद जो टोटल है इसका वो कहलाता है फ्रैक्शन हॉर्स पावर, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं FHP बराबर I इंडिकेटेड पावर हॉर्स पावर माइनस ब्रेक हॉर्स पावर। ये इसके फॉर्मूले दिए गए हैं। अगला है इंजन टॉर्क। इट इज द फोर्स ऑफ रोटेशन। देखिए, किसी भी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है वो कहलाता है टॉर्क, और इंजन के माध्यम से हम क्रैंक को मूव करने के लिए जितना, देखिए इसमें आगे क्या लिखा, अबाउट द क्रैंक एक्सिस, मतलब एक्सिस एक अक्ष होता है, अक्ष एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम, जब भी घुमाते हैं तो जितने टॉर्क हमें या जितना फोर्स प्राप्त होता है घूमने के बाद वो कहलाता है इसका इंजन टॉर्क। इट इज एक्सप्रेस्ड इज न्यूटन मीटर। यह इसके जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर। तो जैसे कि हमने आपके लिए इंजन में कुछ टर्मिनोलॉजी समझा दी है और बेसिक इंजन आज यहीं समाप्त हो जाता है। तो एक चित्र बना हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। हमने आपको बताया है TDC, VDC और एक स्ट्रोक वगैरह सब चीज़ें दी गई हैं। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।